शामिल हो और कुछ बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो भी वो जरूर सुने। मेरे साथ मिलकर बोलिए, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एक नारा लगाइएगा, जब तक परेशान किसान रहेगा, जब तक किसान परेशान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। क्योंकि इस धरती को पूरी दुनिया में जहाँ हम देखते हैं, परमात्मा के बाद यदि कोई अन्न देने वाला है, कोई अन्नदाता है, तो ये धरती पुत्र है, ये धरती के साथ जुड़ा हुआ किसान है। ये अगर इस काम को छोड़ दे तो सारी दुनिया में लोग भूख से मर जाएंगे। दूध पैदा करना बंद कर दे तो लोग बिना दूध के कोई भी चीज़ जो आज उनको चाहिए वो नहीं मिलेगी, उनको सब्जी नहीं मिलेगी, फल नहीं मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। पेट में जिस अनाज से हमारी भूख शांत होती वो नहीं मिलेगी। तो ये किसान सारी धरती का पालक है। परमात्मा पैदा करता है और उन पैदा किए हुए सब इंसानों को उसका पालन पोषण, उसको हर तरह से किसान ही एक तरह से सुरक्षा उसकी करता है। ऐसे किसान को अगर कोई परेशान करता है तो निश्चित रूप से भगवान भी उसको माफ़ नहीं करता। और जहाँ किसान परेशान होता है वहाँ पर तूफान होता ही होता है, और वो तूफान बहुत बड़े एक तरह से रिजल्ट लेकर के आया करता है। इसलिए एक बार फिर मेरे साथ मिलिए, जब तक किसान परेशान रहेगा, जब तक किसान परेशान रहेगा, हमारे बहुत ही सम्मान के योग्य इस धरने के संयोजक और बहुत तपस्वी संघर्षशील सन्यासी पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज, यहाँ पर इस धरने का सब साथी जो संचालन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो सभी मेरे संघर्षशील साथियों और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी अन्नदाता, इस भारत के एक प्रकार से धरती के सीने को चीर करके अनाज पैदा करके पूरे देश का पालन पोषण करते हैं, वो किसान और हमारी सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे नौजवान भाई यहाँ ब्लड दे रहे हैं, और ये ब्लड देने का काम भी एक बहुत बड़ा समाज सेवा का काम होता है। जब किसी आदमी की ज़िंदगी खतरे में आ जाए और उसको डॉक्टर कहें कि ब्लड चाहिए, उस टाइम ब्लड मौके पर मिलता नहीं है, तो ब्लड बैंक होते हैं जिनमें ये ब्लड जमा रहता है और किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने का ये काम करता है। तो जिन नौजवान भाइयों ने ब्लड दिया है, मैं उनको भी इस अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम ये किया, और ऐसे कामों से ही हमें समाज की सेवा की एक विशेष प्रेरणा मिलती है। आज हम और आप सब लोग जिस काम के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं, और पिछले कई दिनों से लगातार ये यहाँ पर धरना चल रहा है, आप सब जानते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ भारत के कोने कोने से आए हुए लाखों किसान, हमारे किसानों के लिए भारत की सरकार ने जो काले कानून बनाए उनके खिलाफ, उनको वापस लेने की मांग के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, और लगभग 47-48 दिन हो गए हैं, उसका कोई भी रिजल्ट सामने आ नहीं रहा है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जहां हमारे देश के जो शासक वर्ग है वो ये कहते हुए नहीं थकता आज तक कि ये किसान जो है वो समझ नहीं रहे कि ये कानून इनके भले के लिए बनाए। हम इनको समझा करके थक गए, किंतु ये जिद कर रहे हैं। किंतु आज जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है सर्वोच्च न्यायालय, कल उसमें जब बहस हुई और उस बहस में सरकार की तरफ से जो बहुत सीनियर वकील हैं, खुद सॉलिसिटर जनरल रहे वेणुगोपाल और तुषार मेहता, उन दोनों ने सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा, और उसके जवाब में खुद चीफ जस्टिस बोबड़े ने ये कहा कि आप हमको नीति मत समझाइए, आप हमको इन कानूनों के फ़ायदे मत बताइए। ये बहस सुनने के लिए हमने आपको नहीं बुलाया, हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपने इसका समाधान करने के लिए क्या उपाय किए, और जो कुछ आप आश्वासन दे करके जाते हैं उससे हम निराश हैं कि आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने आपसे पूछा था कि क्या इन कानूनों को सरकार रोक सकती है,
और कोई हम मीटिंग करें उसके अंदर अपना पक्ष रख करके बताए कि वो क्यों इसको वापस नहीं लेना चाहती है, तो आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आप इसको लंबा करते जा रहे हैं। यदि आप इसको नहीं रोकते तो क्या हम रोकें? एक प्रकार से सरकार के मुंह पे तमाचा लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। और यदि थोड़ा सा भी गैरत हो, थोड़ी सी भी नैतिकता हो, तो मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को आगे आकर के इस मौके पर कहना चाहिए कि चलो हम सफल नहीं हुए किसानों को अपनी बात से सहमत कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़े न्याय की एक अदालत है, जहां से बड़े न्याय सरकार भी लेती है और दूसरे आम नागरिक भी लेते हैं। आज जब वो अदालत खुद इस बात का पक्ष लेकर के कह रही है कि किसानों को उनके इस अधिकार से हम वंचित नहीं कर सकते कि वो आंदोलन करें, हम उनको नहीं रोक सकते कि वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और अदालत यहाँ तक आगे बढ़ के कहती है कि हम वो काम नहीं करना चाहते कि जिससे कहीं ना कहीं किसी की हानि हो, किसी का खून बहे। आप हमसे वो काम करवाने की हमको सलाह दोगे, हम आपकी सलाह मानने को तैयार नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। बड़े खिसिया करके उस समय तुषार मेहता कहते हैं नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की तो इज्जत करते हैं। बोले आप इज्जत करें ना करें, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। और आज फिर वो अदालत का फैसला आने वाला है। वो अदालत का फैसला जो आएगा, किसान संघर्ष समिति का जो राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बना हुआ है, वो उसका निर्णय करेंगे कि उसके बाद उनको कैसे क्या निर्णय लेना है और किस तरफ इस आंदोलन को लेके चलना है। किंतु आज मैं आपके सामने जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोग एक बात को अच्छी प्रकार से समझ लें कि आज किसान की बात है, और जो लोग किसान नहीं हैं या किसानी नहीं करते हैं, वो लोग ये माने बैठे हैं कि ये तो गांव के किसानों का झगड़ा है, हम इसमें क्यों पड़े। बड़े बड़े नगरों में बैठे हुए लोग या बड़ी बड़ी नौकरियों में जो है अपनी नौकरी में लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोग, या और दूसरे कर्मचारी या किसी और काम में लगे लोग, या वो व्यापारी लोग जो शहरों में सामान बेचते हैं, वो ये मानते हैं कि तो किसानों की मांग का सवाल है। किंतु एक बात अच्छी प्रकार से वो समझ लें कि 1955 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उसी समय एक कानून बना था, और वो कानून इसलिए बना था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, जिनके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। उन वस्तुओं के ऊपर एक कानून बनाया 1955 में, जिसको कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। जीवन रक्षक अर्थात जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके ऊपर एक कानून नियंत्रण बनाया गया, ताकि इनको कोई भी व्यक्ति अपने आप जमा करके अलग से न रख सके। यदि किसी बात की जमा खोरी हो जाए, किसी बात को एक तरफ आप जमा कर दें, इकट्ठी कर दें और मार्केट में उसको आने से रोक दें, तो स्वाभाविक है कि उस चीज़ की मांग बढ़ेगी। और इकोनॉमिक्स पढ़े वाले लोग जानते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी जब हम पढ़ते थे तब, वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का एक सिद्धांत होता है कि जब किसी चीज़ की मांग होती है और सप्लाई ना हो, वो चीज़ मिले नहीं मार्केट में, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि डेंगू का बुखार आया था 3 साल पहले, बहुत तेजी से डेंगू फैला, और दिल्ली में मैंने देखा, शादरा में और कई जगह बकरी का दूध मिल नहीं रहा था, 1200 रुपये किलो तक वो दूध बिका। और जिनको डेंगू था, डॉक्टर ने कहा बकरी का दूध पिलाओ, तो वो उस दूध को भी 1200 रुपये किलो लेने के लिए मजबूर थे, और लेके आए और रोगियों को पिलाया। उस समय गिलोय नहीं मिल रही थी कहीं भी, गिलोय का काढ़ा पिलाओ, तो गिलोय भी कई 100 रुपये किलो बिक गई, जिसको लोग उखाड़ करके वैसे ही रद्दी में फेंक देते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब किसी चीज़ का स्टोर हो जाता है, जमाखोरी हो जाती है, भंडारण हो जाता है, वो चीज़ मार्केट से बाहर हो जाती है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और उसकी मांग बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा प्याज का भाव कितना ऊंचा गया, आलू का भाव कितना ऊंचा गया था। जो आलू पिटता फिरता है मंडियों में, वो भी 40 रुपया, 60 रुपया और 80 रुपये किलो तक बिक गया। क्यों बिक गया? क्योंकि आलू का भंडारण हो गया और मार्केट में आलू मिला नहीं, तो लोगों को जरूरत पड़ी तो उसका भाव जितना मिला उतने में खरीदना शुरू कर दिया। ये जो कानून था 1955 में बना था, बीच बीच में जो चीजें उसमें रखी गई थी, उन चीजों में घटती बढ़ोतरी होती रही कि ये भी आवश्यक वस्तु मानी जाए। कौन कौन सी चीजें आवश्यक वस्तु होती हैं? उसमें आपके फर्टिलाइजर्स हैं, खाद, ये अब नहीं रहा, पहले ये था। उसके अतिरिक्त दवाइयाँ हैं,
उसके अंदर तेल के सामान हैं, तेल के बने सामान और तेल हैं, और इस तरह से फिर आलू है, प्याज है, दालें हैं, बहुत सारी चीजें आवश्यक वस्तु में आते थे जिनका संग्रह कोई नहीं कर सकता था। ये ओपन कर दी मार्केट में कि इनको कोई रखेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उसको ब्लैक मार्केट या काला बाजारी करने वाला माना जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। किंतु ये पहली बार हुआ, उसको ये कह दिया कि किसान की चीज क्योंकि फालतू पैदा हो जाती है और उसको वो भंडारण कर लेगा तो थोड़े दिन के बाद अपनी मर्जी का वो रेट ले लेगा। ये कह करके जो कानून बना है, सबसे खतरनाक कानून ये है, जो किसान से अलग लोग इस देश में रहते हैं, जिनको ये संवेदना नहीं है कि ये किसान जो लाखों बेचारे घर छोड़ करके आज सर्दी की ठिठुरती रातों में खुली सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और हर रोज 2 लाशें वहां से जा रही। आज भी मैं अखबार पढ़ता आ रहा था रास्ते में गाड़ी में, एक व्यक्ति कल फिर जो है इस संसार से विदा हो गया इस आंदोलन के लड़ते लड़ते। उनके उन मौतों को वो लोग सारा मौत मान करके और ये कहते हैं हमारी लड़ाई ये नहीं है, ये तो किसानों का आंदोलन है, ये तो किसानों की मांगे हैं, वो जाने और सरकार जाने, हमको क्या लेना देना। किंतु एक बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आज ये केवल किसान का आंदोलन नहीं रहा है, ये तीनों कानून केवल किसान तक सीमित नहीं रहे हैं, ये तीनों कानून इस देश के आम उपभोक्ता, जो भी कोई चीज का उपभोग करेगा, भोजन करेगा, भोजन में अनाज आ गया, दाल आ गई, सब्जियां आ गई, तेल आ गए, घी आ गई, सारी की सारी चीजें जितनी भी ये होती हैं जिनसे आदमी रोज भोजन करता है, या और आवश्यक चीजें भी आ गई, उन सब चीजों का संबंध इन कानूनों के साथ है जिनको हर आदमी उपभोग करता है। आज तो किसान तो खेत में पैदा करके जी लेगा धरती के ऊपर, परंतु उन लोगों की मुसीबत खड़ी हो जाएगी जब किसान के खेत से सामान नहीं जाएगा तो ये भंडारों में रखा सामान जो 100 रुपए किलो वाला हो 500 रुपए किलो बिकेगा। और जो आदमी आज निश्चिंत होकर बैठा है और किसान का मजाक उड़ा रहा है, उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ, किसान जो बैठे थे तो केवल अपने लिए नहीं, इस देश की आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज उनको आराम लग रहा है, किंतु जब उनके ऊपर ये मार पड़ेगी तब उनको मालूम पड़ेगा। आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र इसके अंदर है। आखिर ये समस्या क्या है? जो नरेंद्र मोदी इतना लोकप्रिय नेता हुआ इस देश में और हम ये मानते थे कि वो लोगों की भावनाओं से जुड़ के चल रहा है, आज उसके ऊपर कौन सा ऐसा दबाव है कि इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी उसके कान पे जो नहीं रेंग रही, उसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है। संस्कृत में कहा जाता है हेतुर अत्र भविष्यति, यहाँ कोई ना कोई कारण है और वो कारण है उसके पीछे जो ताकतें इन कानूनों को बनाने में सक्रिय रही, उन ताकतों ने ऐसा शिकंजा कसा हुआ है कि उस शिकंजे से बाहर प्रधानमंत्री आ नहीं पा रहे हैं, आ नहीं सकते हैं और इसलिए अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ घूमता देख करके उसके मन में ये आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता निकाल दे, क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये बंद करूंगा तो वो जो कारपोरेट हाउस कमर के पीछे पर्दे के पीछे बैठे हैं, जो हजारों करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए देते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए देते हैं, वो सारे के सारे लोग जिन्होंने ये कानून बनवाए हैं, फिर उनके सामने तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। और इसलिए सारा का सारा ये जितना तमाशा अब तक चलता है, इसके पीछे ये कारण है। अडानी को ये कैसे मालूम पड़ा क्या ये कानून आने वाला है? 1 साल पहले अडानी ने पूरे देश के अंदर लगभग 1000 टेंडर छोड़े। अडानी लॉजिस्टिक्स कंपनी है उसकी अपनी, और उसने ये देखा जहां और रियल एस्टेट में उसका बहुत बड़ा अपना एक जलवा था, जहां और व्यापार में जलवा था, तो किसान के खेत से पैदा होने वाला जितना उत्पादन है वो लगभग 12,000 अरब रुपए का बिजनेस 1 साल में होता। 12,000 अरब, ट्रिलियन से भी ज्यादा बहुत बड़े लेवल का ये व्यापार है। ये उनके अप्रोच से अछूता था। अभी ये बड़े लोग इस व्यापार से जुड़े नहीं थे। इसमें थे तो वॉलमार्ट थे अमेरिका के, इसमें थे तो अमेजोन थे, इसमें थे तो रिलायंस थे, इसमें थे तो जुकरबर्ग जो इसका आपके फेसबुक का जो मालिक अमेरिका का नौजवान मार्क जुकरबर्ग, वो उसके अंदर 53,000 करोड़ रुपया डालता है रिलायंस में,
कि छोटी दुकानें खोलकर और उसमें ऐसी चीजें बेचो पैकेट में बंद करके कि जो किसान से तो आएगा 20 रुपए में और हम उसको देंगे 200-150 रुपए में और सारी दुनिया में घर बैठे लोगों के पास भेजेंगे और माला माल हो जाएंगे। ये जो चीजें देखी तो इनकी नजर पड़ी कि ये एरिया अर्थात ये किसान का जो क्षेत्र है ये खाली पड़ा है, इसके ऊपर नजर टिकाओ और उसके लिए कानून ऐसा बने कि सारी ओपन मार्केट हमारे लिए हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे इस इलाके के बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए किसान और नौजवान बैठे हैं, आप बताओ आपके खेत में पैदा हुई चीज का आप खुले मार्केट में भाव अगर लेना चाहेंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि इसका भाव तो मेरेला की मंडी में अच्छा मिल रहा है या इसका भाव तो उधर बीकानेर की मंडी में अच्छा मिल रहा है, कौन किसान ऐसा होगा जिसके घर में 100-200 मन कोई सरसों या गेहूं या कोई और जिनिस पैदा हुई और उसको वो अपने लाद करके वहां ले जाए। ले जाने में कई दिन का जो समय लगेगा, उसका खर्चा लगेगा और बहुत सारी समस्याएं, और जाने के बाद लेने वाला हो सकता है ये मान करके दूर का किसान है, इसकी तो मजबूरी है, वापस तो लेके जाने वाला नहीं, थोड़ा झटका दे करके और थोड़ा कम करके और इससे ले लो। तो बराबर होने के लिए आपने ओपन मार्केट बनाई, किसके लिए बनाई? ओपन मार्केट बनने के बाद करनाल के एक किसान ने, जिसकी जमीन थी सहारनपुर जिले में, उसने वहां पर 2000 मन धान पैदा किया, क्योंकि उस इलाके में धान होता है। और जब वो धान करनाल की मंडी में, खरोंडा की मंडी में या तरावड़ी की मंडी में, जहां पर सबसे ज्यादा धान हमारे हरियाणा में ये कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत जिले में होता है, वहां बेचने के लिए लाने लगा, क्योंकि उसने सोचा अब तो मार्केट खुली हो गई, चलो अब तो वहां बेचेंगे, कुछ फायदा हो जाएगा, फालतू मिल जाएगा। तो उसको बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया कि नहीं, आप नहीं ले जा सकते, अपनी जमीन की फर्ज दिखाओ, अपना ये दिखाओ, अपना वो दिखाओ, रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि नहीं ये दिखाओ। 50 अड़चने डालकर उसको वापस भेज दिया। वो आदमी हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा। जब सरकार ने ओपन मार्केट कर दी, कानून बना दिया, तो फिर हमको वापस क्यों भेज रहे हैं? उस समय सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने इधर उधर की बात करके अपना मुश्किल से उस केस में से गर्दन निकाली। राजस्थान का बाजरा, राजस्थान के लोग इधर आना चाहते थे, यहाँ के लोग उधर जाना चाहते थे, किसी को भी वो मौका मिला नहीं। तो आखिर ओपन मार्केट किसके लिए बनी? ये इस किसान के लिए नहीं बनी जो थोड़ा बहुत पैदा करता है, कुछ घर के लिए रखता है, बाकी थोड़ा बेच के घर के काम धंधे अपने चलाता है, उसके ऊपर होने वाले कर्जे को थोड़ा बहुत ब्याज उतार पाता है एक साल की अपनी जिनस की पैदावार से किसान, उसके लिए नहीं बने ये ओपन मार्केट। ये ओपन मार्केट बनी तो किसके लिए? जो सारे देश के अंदर जिसका नेटवर्क है, सारे देश में जिसके दलाल बैठे हुए हैं, वो खरीदेंगे हैदराबाद से लेके और अमृतसर तक की मंडियों में कि हम खरीद लेंगे अच्छे भाव में, और उसको फिर ले जा करके कहाँ जमा करेंगे? फिर वो साइलो जो बन रहे हैं गोदाम, जो स्टील के बहुत बड़े बड़े जो है गोलनुमा वो गोदाम बनाए जा रहे हैं जो अडानी के द्वारा, उनमें जाएंगे और उनमें जाकर के वो रहेंगे और वो देखेंगे कि भाव कब चढ़ता है, तब जाकर के उसको वो निकालेंगे और उसमें बहुत सारे लोगों की वो बारह हो जाएगी। उसमें सरकारें भी शामिल होंगी, उसमें बड़े बड़े अफसर भी शामिल होंगे।